जब से ये सरकार आई है तब से भी लगभग 6 महीने हो गए सरकार को आए हुए, कभी भी हमें समय पर वेतन नहीं मिला। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। महिला, हर माता, हर बहन, हर बेटी बस में फ्री में घूमेगी। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए, उसको प्रसाद कहते हैं। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का। वोट के लिए रेवड़ी बांटने के वादे और सरकार बन जाने पर सैलरी के लाले, ये नौबत क्यों आई? इसकी पड़ताल भी होगी और सवाल भी पूछे जाएंगे। रेवड़ी कल्चर से बंटा धार का सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, कई हैं। क्या हिमाचल, क्या पंजाब, क्या कर्नाटक और अब राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, जहां फ्री 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 वर्सेस मोदी चुनावी नारा बनता दिख रहा है। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे वादे पर हिमाचल प्रदेश में आई सुक्खू सरकार, जिसे कांग्रेस सुख की सरकार कहती है, उनको आए अभी 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन वहां 1 तारीख गुजर गई, 2 तारीख निकल गई, 5 तारीख, 10 तारीख भी निकल गई। अब 15 तारीख जो कल है उसका इंतजार है। आधा महीना निकलने वाला है, लेकिन कई सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली। वो एक गाना है ना, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। कांग्रेस के शासन वाले हिमाचल प्रदेश में वहां के सरकारी कर्मचारी गा रहे हैं, दुख है मन क्योंकि तारीख पर तारीख है, सैलरी नहीं आ रही। हिमाचल में परिवहन निगम, वन निगम, साथ ही श्रम और रोजगार, मेडिकल कॉलेज और जल शक्ति विभाग के कई आउटसोर्स कर्मचारियों को इस महीने की सैलरी अभी तक नहीं मिली है। काम कर चुके हैं लेकिन सैलरी नहीं मिली है। उधर मई में कर्नाटक में सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा लागू तो किया है, लेकिन बिजली का रेट लगभग ₹2.89 ऊपर चला गया है पर यूनिट के हिसाब से। तो आज सवाल पब्लिक का है कि क्या मुफ्त के वादों का ये चुनाव जिताऊ मॉडल पब्लिक पर ही भारी पड़ रहा है? बात किसी एक या 2 राज्यों की नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, मुद्दा है पॉलिटिकल कल्चर का। राजस्थान में 2018 का किसान कर्ज माफी का वादा आधा अधूरा वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। उल्टे कर्ज ना चुका पाने के कारण 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन भी कुर्क हो गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार मुफ्त बिजली पानी एक हद तक दे रही है, लेकिन शराब घोटाले जैसे आरोपों में सरकार फंसी हुई है। शीश महल जैसे आरोप में भी फंसी हुई है। जवाब नहीं सूझ रहा कि क्या दिया जाए पब्लिक को। विपक्ष का आरोप है कि डेवलपमेंट के कई कार्य फंसे हुए हैं क्योंकि इजाजत ही नहीं मिलती। सरकार की पूरी इकोनॉमी का बैलेंस शीट खराब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल है कि क्या मुफ्त के वादों पर वोट मिलता है और वोट के चक्कर में क्या देश पीछे जाता है? और क्या 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पहले सीट एडजस्टमेंट, अब फ्रीबी एडजस्टमेंट, विपक्ष के पास सिर्फ ये मुफ्त के वादों वाला हथियार है? यही है आज सवाल पब्लिक का। ये बात सच है कि चाहे हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटक,
कांग्रेस ने चुनाव जीतते ही वहां मुफ्त के वादों को लागू करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम का सबसे बड़ा वादा पूरा किया है। कर्नाटक में 200 यूनिट मुफ्त बिजली के बाद महिलाओं को फ्री बस की स्कीम भी लॉन्च हो गई है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कर्नाटक में बिजली रेट बढ़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 15,000 कर्मचारियों को सैलरी अभी तक नहीं मिली। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या घर में नहीं दाने और नेता चले भुनाने वाली नौबत आ गई है? कर्नाटक के आंकड़े मेरे पास हैं। कांग्रेस ने मुफ्त वाली जो 5 गारंटी दी हैं, उन पर एक बिजनेस अखबार में छपी खबर के मुताबिक सालाना लगभग 65,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये खर्च राज्य के बजट का 20% है। कर्नाटक का मौजूदा राजकोषीय जो घाटे में चल रहा है, वो लगभग 60,000 करोड़ का घाटा चल रहा है। इसमें सारी गारंटी लागू करने पर यह घाटा अब चला जाएगा 1,25,000 करोड़ रुपए तक। अब सोचिए, कर्नाटक धनी राज्य है, लेकिन क्या सरकारी खजाने पर पैसा बोझ जो बन रहा है ये सस्टेनेबल है? ये बहुत समय तक चल पाएगा? जब राज्य आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं, तब उन्हें केंद्र से मिलने वाली कई रियायतों में कटौती संभव होती है। लेकिन यहीं पर राजनीति का खेल शुरू हो जाता है। विपक्षी दलों की राज्य सरकारों के पास सीधा हथियार केंद्र पर उंगली उठाने का होता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का ये बयान सुनिए, क्योंकि जब वादे नहीं होते हैं पूरे तो कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। सुनिए। जो एनपीए का सरकारी कर्मचारियों को 1780 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास जाता था, उसकी एक ग्रांट मिलती थी 1780, वो भी उन्होंने रोक दी है। ये चलता है, पर इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं है। हमने हिमाचल के लोगों को वादा किया है कि 40 साल से जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था उसको 4 साल बाद पटड़ी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनाएंगे। हर राज्य की सरकार से जब हमारी बात होती है, वो बोलते हैं केंद्र सरकार अलग अलग हथकंडे अपनाकर राज्य की सरकारों की आर्थिक हालत को कमज़ोर करने में लगी हुई है। मसलन क्रेडिट लाइन थी राज्यों की, वो कम कर दी। ये जो केंद्र के पास पैसा है, ये केंद्र सरकार का पैसा नहीं है, पूरे देश का पैसा है। जिस तरीके से केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों को कमज़ोर कर रही है, इससे देश कमज़ोर हो रहा है। सुना आपने ये बयान? क्या राज्य कमजोर होंगे तो भारत कोई भी मजबूत कर सकता है? जवाब इसका किसी के पास नहीं है। इसी हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जो पिछले 9 साल में 2 ट्रिलियन डॉलर बढ़ी है। यानी कि 60 सालों में 2 ट्रिलियन डॉलर और पिछले 9 सालों में लगभग डबल। ऐसे में मोदी के ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म और रिफॉर्म वाले आर्थिक मंत्र के बीच विपक्षी दलों के मुफ्त वाले वादों को क्या रोड ब्लॉक कहा जा सकता है? ये बात सच है कि मुफ्त वाला वादा चुनाव जरूर जिता सकता है, लेकिन रेवड़ी कल्चर के खिलाफ मामला देश की सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की दलील थी कि पब्लिक फंड से रेवड़ी बांटना वोटरों को प्रभावित करता है। इससे फ्री और फेयर चुनाव का माहौल प्रदूषित होता है। पिछले साल जुलाई में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर के खिलाफ कड़ा संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि रेवड़ी कल्चर से जनता का वोट खरीदने की कोशिश होती है। हमें इस पर सोचना होगा और विचार करना होगा। इधर आज जब हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी लेट हुई है, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को निशाने पर लेने में देर नहीं की। सुनिए उनका ये बयान। कांग्रेस की गारंटियां तो हर राज्य में फेल हुई है और अपने अपने राज्यों को कर्जे में डुबोने का काम भी किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, सुक्खू जी जितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो ये सरकार आगे से कोई कर्जा नहीं लेगी। हिमाचल प्रदेश का कर्जा भी कम करेगी, अगले 5 वर्षों में कर्जा मुक्त करेगी। शायद उनकी गारंटी में पेंशनर्स को पेंशन देना और सरकारी कर्मचारियों को उनका वेज देना, अब ये कहेंगे हमारी गारंटी में नहीं था। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल,
क्या सैलरी बांटने में हो रही देरी या बिजली रेट बढ़ने पर रेवड़ी कल्चर वाले दलों की अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होनी चाहिए? 21वीं सदी के भारत के लिए मोदी का ट्रांसफॉर्म वाला मंत्र सही है या विपक्ष की मुफ्त की स्कीम राइट चॉइस है? और क्या 2024 के चुनाव में विपक्ष का मुफ्त वाला प्लान मोदी पर भारी पड़ सकता है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, रजत सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कीर्ति झा आजाद साहब तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विशेषज्ञ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सभी मौजूद हैं, लेकिन मेरे पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला को। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तहसीन पूनावाला जी, मेरा आपसे सवाल है, जरूर करिए वादे, लेकिन वादों की कोई गारंटी तो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने वादे किए और उसके बाद तनख्वाहें देने के लिए आपके पास पैसे ना बचें। ये तो सरासर गरीब लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय है। आउटसोर्स्ड हो लेकिन काम सरकारी कर रहे हैं। और आप विभाग सुन लीजिए, मेडिकल कॉलेजेस में और रोजगार के सेगमेंट में, यहां पर अगर आप लोगों को देंगे नहीं उनकी सैलरी, किस तरह से गुजारा होगा? 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होगी। गारंटी, फ्रीबी, तमाम तरह के वादे बहुत अच्छे लगते हैं चुनाव के समय में, लेकिन उनका बिल जब आपका हिमाचल प्रदेश का अकेला ओवरड्राफ्ट जो है वो 1000 करोड़ पे चल रहा है, यानी बैंक भी अभी आपको नहीं देंगे। 800 करोड़ का आपने लोन अप्लाई किया है, अभी आया नहीं है, लेकिन 800 करोड़ का लोन आ भी जाएगा तो 200 करोड़ ओवरड्राफ्ट अभी भी वापस बचेगा। तो ये सवाल तो उठता है कि वादे जरूरी या पूरा करना जरूरी? जब भाजपा करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनेगार। भाजपा करे तो लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये नहीं चलेगा। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर करना कर्तव्य है। कांग्रेस हर वो वादा निभाएगी जो वादा किया है। माननीय प्रधानमंत्री से मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जीएसटी के ड्यूज पेंडिंग है, ओवर पेंडिंग स्टेट के जो ड्यूज पेंडिंग है, उसे वो प्लीज जल्द से जल्द भुगतान कर दे। स्टेट के पैसों पर ना बैठे। ऐसा क्यों है कि 2,25,000 भारतीयों ने, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स ने अपना पासपोर्ट छोड़ दिया है? ऐसा क्यों है कि पिछले 5 साल में 23,000 मिलियनेयर्स भारत छोड़कर जा रहे हैं? इस साल में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है 6,500 मिलियनेयर्स भारत छोड़ते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब और निर्मला सीतारमण जी की गवर्नेंस इतनी अच्छी, इकोनॉमी इतनी बढ़ रही, तो सारे हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स भारत छोड़ते हायर टैक्स कंट्रीज में क्यों जा रहे? इसलिए जा रहे क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, इकोनॉमी यस ग्रो कर रही है, लेकिन सिलेक्ट लोगों के लिए। तो इसलिए इसका एक ही विकल्प है, भाजपा को हराना है 2024 में और विपक्ष की सरकार को लाना है जो नए इकोनॉमिक मॉडल से भारत को आगे बढ़ाएगा। तो वाह, नया इकोनॉमिक मॉडल आप ले आए हैं। वो है आपकी रेवड़ी कल्चर का मॉडल, जिसकी वजह से आप तनख्वाहें तक तो दे नहीं पा रहे। आप मिलियनेयर्स भारत छोड़ के जा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला 1 महीने का। पैसा जो दे दीजिए, मैं दे दूंगा। 15 चलिए, क्यों नहीं दे रहे पैसे? क्यों नहीं दे रहे पैसे? चलिए सुधांशु जी, पैसे है ना, आरबीआई ने छापे, भाजपा के पैसे हैं, स्टेट के पैसे। फंड्स कौन जनरेट करता? स्टेट जनरेट करते ना मैम पैसे। भाजपा तो जनरेट नहीं करता। दे दीजिए स्टेट का हिस्सा। यहाँ वेस्ट बंगाल बैठा हुआ है, दे दीजिए वेस्ट बंगाल का हिस्सा, दे दीजिए कर्नाटका का, हिमाचल का हिस्सा। क्यों नहीं दे रहे? स्टेट सेंट्रल ग्रांट क्यों नहीं दे रहे? क्यों आपने स्टेट का लोन कम किया है? ग्रांट्स क्यों कम किए हैं? चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, पहले है कि 23 तारीख को ये सारे मिलकर बैठेंगे और 450 सीटों पर अपनी पूरी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे कि मोदी को कैसे हराना है। और दूसरी तरफ है ये जो रेवड़ी कल्चर, इसका फॉर्मूला जो चला आ रहा है वो भी दर्शकों के सामने है, लोगों के सामने है। अब इसमें कह रहे हैं कि हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे, लेकिन ये भी गलती बीजेपी की है। जवाब दीजिए आज सुधांशु त्रिवेदी जी कि हर चीज बीजेपी की गलती है और बीजेपी को हटाना है, आर्थिक स्थिति सुधारनी है, बीजेपी को हटाना है, डेमोक्रेसी बचानी है, बीजेपी को हटाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है। ये जो पूरा चल रहा है विपक्ष का, इस पर बीजेपी अपना बचाव कैसे करेगी?
देखिए, तहसीन जी ने जिस प्रकार से बचाव करने का प्रयास किया, अब क्या बताएं, वो मजबूरी थी, परंतु वो कितना आधारहीन और तर्कहीन था अभी बता देते हैं। अगर इनका आरोप सही माना जाए कि भाजपा अपने शासित राज्यों को ज्यादा देती है और इनका कम मिलता है, जबकि फैक्ट तो यह है कि फाइनेंस कमीशन ने पहली बार 10% हिस्सा बढ़ाया है। अब राज्यों को 10% अधिक शेयर जाता। चलिए, अगर ऐसा था तो हिमाचल तो फ्लडेड होना चाहिए था फंड से, और आपने तो यह दावा किया था कि हम आएंगे और आते ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेंगे, मगर 3 हफ्ते के अंदर 3 रुपया बढ़ा दिया, तो आपकी बात तो अपने आप कट गई। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 3 हफ्ते के अंदर किसी ने खजाने में से पैसा निकाल लिया होगा। तो यानी इसका अर्थ यह हुआ कि आपने आके या तो आप दो में से एक बात बोलिए, या तो आपने सरासर झूठ बोला, और या फिर आप ये मानिए कि खूब सारा पैसा था मगर जनता की जेब से और निकाल लिया 3 रुपए। फैक्ट ये था कि आज ये यथार्थ है कि हिमाचल में 80% जो बजट है वो जाता है सैलरी और पेंशन में, और जब आप उसको और बढ़ाते चले जाएंगे तो यह चुनौती आपके सामने आएगी। और यहां पे विषय ये नहीं है, यहां विषय ये किसी वायदे को नहीं निभाते। छत्तीसगढ़ में कहे थे 1 2 3 4 5 6 10 दिन के अंदर सारा कर्जा माफ, नहीं तो सीएम बदल दूंगा। अरे सारा कर्जा छोड़िए, सीएम में तो लड़ाई हो रही है धड़ाधड़। कहे थे राजस्थान में 5000 का बेरोजगारी भत्ता सारे बेरोजगारों को देंगे, 5 साल हो गए अभी तक मिला नहीं। उसमें ऐसी कंडीशन लगा दी कि मुश्किल से 10% लोग भी आने को नहीं पाए। तो इसलिए जो ये कहते हैं कभी नहीं करते, और ये इनकी फितरत आज से नहीं है। 1970 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, और 2013 में सोनिया गांधी जी ने कहा कि देश के 2/3 लोगों को हम खाद्य सुरक्षा दे रहे हैं। 43 साल बाद, जिसमें से लगभग 35-36 साल इनकी सरकार रही, तो फिर ये कहे कि अब लोग इतने गरीब हैं और इतने भूखे हैं कि उनके खाद्य सुरक्षा की जरूरत है। तो ये कभी भी अपने वायदे को पूरा ही मत करो। कीर्ति झा साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सवाल यह है कि वादे आप करिए, ऑल्टरनेटिव मॉडल दीजिए, आपका भी हक है और जनता भी इंतजार करेगी, क्यों नहीं? इसीलिए कहा जाता है कि कंपटीशन होना चाहिए। टेलीफोन्स हो तो टेलीफोन की कंपनियां बहुत सारी हो ताकि कंज्यूमर को बेस्ट रेट मिले। उसी तरह पॉलिटिक्स में भी तमाम राजनीतिक दल हो, बेस्ट मॉडल, मे द बेस्ट मॉडल विन। और आप तो स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, तो आप जानते हैं कि मे द बेस्ट टीम विन कहा जाता है। लेकिन क्या सिर्फ सीट एडजस्टमेंट, क्या सिर्फ वादे करना और फिर ना निभाना, सैलरी भी ना देना, क्या यह मॉडल हो सकता है जिससे 2024 का चुनाव विपक्ष जीत सकेगा? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। और जो व्यक्ति किसी दूसरे के घर पत्थर मारते हैं, जिनके घर शीशे को होते हैं, वो नहीं मारते हैं। बात तो यह है कि 9 साल पहले भी किए गए बड़े वादे थे कि मेरी सरकार आएगी तो 100 दिनों के अंदर मैं काला धन लेकर आऊंगा और 15-20 लाख रुपए सबके अकाउंट में जाएंगे। ये आदरणीय मोदी जी ने कहा था। बहुत भी पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार कहां, अब 50 पैसे 1 रुपए बढ़ता था, 60 रुपए पर डीजल पेट्रोल था, तो उसके ऊपर मार होने लगी। आज तो सेंचुरियां बना दी। इंडियन टीम वाला बेचारा नहीं बना पा रहा, वहां WTC चैंपियनशिप हार करके आ गए। सिलेंडर गैस को लेकर के स्मृति ईरानी जी, राजनाथ जी, पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व खड़ा होता था और बजाता रहता था टन 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 करके कि साहब इसका क्या हो गया। आज 1250 रुपया है। कभी नविका जी उसके बारे में भी बात कर दिया कीजिए। यह भी बात हुई थी कि 2022 तक किसानों का आय दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन किसानों को 3 कानून, काले कानून लाकर जो परिस्थिति की और 750 किसान मारे गए बेचारे, उसके बाद इनको साल भर के बाद वो कानून वापस लेने पड़े। तो इन 9 साल के वादों के बारे में भी नविका कुमार जी जरा आप पूछ लीजिए सुधांशु जी से, तो अच्छा लगेगा। आप तो अभी भी मसा हिमाचल में सरकार बनी है, अभी बनी है कर्नाटक के अंदर। रेवड़ी की बात करते हैं, 2 करोड़ नौकरी हर साल देनी थी, 9 दूनी 18, और अगर 18 करोड़ को नौकरी 9 सालों में मिली होती और 5 से उसको गुना करें तो 18 पंजे 90,000 लोगों को खाना मिला होता। इनके MP बड़े जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि 85 करोड़ लोगों को, भूखे लोगों को हम खाना, मोदी जी खाना खिला रहे हैं। तो रेवड़ी कौन बांट रहा है 85 करोड़ को? और ये जो वादे 9 साल पहले हुए थे, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, ये भारतीय सीधा साधा, कहां है वो वादा? इनके ऊपर भी नविका जी जरा एक बार पूछ लीजिए। सुधांशु जी तमाम फहरिस्त लिस्ट कीर्ति झा आजाद साहब लेकर बैठे हैं, जवाब दीजिए। क्योंकि नौकरियों का सवाल हो या जिस तरह से बैंक में काला धन वापस आना था वो नहीं हुआ, और ये विपक्ष मुद्दा 2019 में भी उठा रहा था,
अब 2024 में भी यही मुद्दा उठा रहा। देखिए, मैं इस बात का तथ्यात्मक भी उत्तर दूंगा और एक सहज बात का भी उत्तर दूंगा जो देश की जनता को समझ में आएगा। आज के समय में हमारी महंगाई की दर पुनः सबसे काफी पिछले 3 वर्षों में सबसे कम हो गई है। रिटेल में इन्फ्लेशन 4.43 के आसपास आ गया। आज दुनिया में किसी भी G7 कंट्री से और G20 कंट्री से कम महंगाई की दर भारत में है और किसी भी G7 या G20 कंट्री से अधिक विकास की दर भारत में है। और इसके अलावा कितने लोगों ने पीपीएफ अकाउंट खोले हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ अकाउंट। तो जब एम्प्लॉई बनता है तभी उसमें प्रोविडेंट फंड डाला जाता है, इसका मतलब नौकरी मिलती है तब वो बनता है। और एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस में कितने लोग आते हैं वह आंकड़ा दिखाई पड़ता है। और मैं आंकड़े की बात कहूंगा, कई बार ये कहेंगे ये आंकड़ा हम नहीं मानते, वो आंकड़ा। तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है तो वो कौन बना रहा है? अगर हम आपके सरकार आने से पहले भारत दुनिया का सेकंड बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट और सड़क, 2 उदाहरण दे रहा हूं जो हर आदमी को जिंदगी में देखने को मिलता है अपने सामने। अगर मोबाइल हैंडसेट हमारे आने से पहले हम सबसे बड़े सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, मगर केवल 2 फैक्ट्रियां थी, आज सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो मोबाइल हैंडसेट कौन बना रहा है भाई? 97% मोबाइल हैंडसेट बन रहे हैं, वो हवा में बन रहे हैं ना, वो कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहे हैं। 4 करोड़ आवास बने प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो आवास भी किसी ने आके हवा में बना दिए होंगे। 70 एयरपोर्ट्स बने, नहीं वो भी किसी ने हवा में आके बना दिए होंगे, उससे किसी प्रकार की ग्रोथ थोड़ी हुई है। और सुनिए, विमान वाहक युद्धपोत हमने बना लिया, वो भी हवा में बन गया होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश की जनता देख सकती है, आज हमने एप्पल के आईफोन 14 25% भारत में बने और भारत से निर्यात हुए। $1 बिलियन का हमें उसका लाभ मिला। और जहां तक इनकी सिलेंडर की बात है तो मैं दर्शकों से कहूंगा, ऐसा है ना, इनकी बात माने ना हमारी, जाके देखे जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर कितने का था? 1241 रुपए का था गैस का सिलेंडर। और ये सब झूठ बोलेंगे, 400 रुपए का सब्सिडी का सिलेंडर था, मार्केट में 1241 का था। और अब इसीलिए दर्शकों से मैं कहता हूं, अपना अपना मोबाइल खोलिए, गरीबों को सब्सिडी मिल रही थी ना, पेट्रोलियम कंपनी की, जैसे इंडियन ऑयल गरीबों को सब्सिडी मिल रही थी ना, पर ईयर का डाटा अवेलेबल है, कितना क्या था, आज महंगाई की दर क्या है, आज विकास की दर क्या है। और जो इतना विकास का काम हुआ है, इनके हिसाब से आसमान से जिन्नातों ने बनाया है, वो किसी ने क्रिएट नहीं किया है। इसलिए, और फिर मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, क्योंकि आज की डेट में विदेश से भारत को बहुत ज्ञान दिया जा रहा है, तो कीर्ति आजाद जी, चुनौती से बोलता हूं, G7 में एक कंट्री बता दीजिए जहां महंगाई की दर हमसे अधिक हो, और G20 में कंट्री बता दीजिए, अन्यथा कह दीजिए क्या विदेश से ज्ञान देना छोड़ देंगे? 2 में से एक बात कह दीजिए। कीर्ति झा आजाद जी संतुष्ट नहीं है, उन्होंने एक पेपर उठाया जिसपे पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइसेस थी, उनका अभी फॉलो अप सवाल है। कीर्ति झा, देखिए, इन्होंने कहा कि उस समय दाम गैस सिलेंडर का 1241 रुपया था, आज 1250 रुपए। साहब, गरीबों को सब्सिडी मिलती थी ना। आज उज्ज्वला योजना आपकी फेल क्यों है? 1% लोगों ने उज्ज्वला में रसोई गैस नहीं खरीदा है, सारे गैस के ऊपर उन्होंने रखी हुई है और उसको रोज जो है आरती निकालते हैं क्योंकि वो ऐसी पड़ी हुई है। आपने बात की पेट्रोल डीजल की क्या हाल है, क्या परिस्थिति बनी है, आपको मालूम है? अभी तो मैंने पहले ही कहा था कि WTC चैंपियनशिप में भारतीय कोई खिलाड़ी सेंचुरी नहीं बना पाया, यहां डीजल और पेट्रोल जो है मस्ती में बैठा हुआ है। काले धन पर आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया कि काले धन का जो 100 दिनों में आना था उसके बारे में नहीं बताया। आपने ये नहीं बताया कि नोटबंदी के बाद जो आतंकवाद खत्म हो जाना था, 370 के बाद जो आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो जाना था, जो काला धन खत्म हो जाना था, उसके बारे में आपने मुझे कोई जवाब। एक मिनट भदौरिया जी, आपके पास भी आ रही हूँ। भदौरिया जी, नाराज मत होइए, आप ही के साथी सवाल पूछ रहे हैं, नाराज आप पहले एक राउंड ले लेते। आप अगर 20-20 मिनट बैठाएंगे तो आप बोल देते, मैं 8-20 में ज्वाइन कर लेता, कोई दिक्कत थोड़ी थी हमें। विपक्षी एकता की कसम 2 मिनट रुक जाइए, बस वो जवाब दे रहे हैं। आप सत्ता पक्ष की कसम खाइए, विपक्षी एकता जिंदाबाद। कहा था काला धन विदेश से लेकर आएंगे, खाइए जो जाने वाली है, विपक्षी तो आने वाले हैं। 15-15 लाख रुपए तो यूं ही लोगों को मिल जाएंगे। 15-15 लाख रुपए तो ऐसे ही लोगों के, 15 से 20 लाख रुपए ऐसे ही लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे, काला धन आएगा। अब ये बताओ, ये भी मैं आपको बताना पड़ेगा, दुनिया ने सुना है
दुनिया ने देखा, मेरे ट्विटर अकाउंट पर चले जाओ, एक से एक बढ़िया बढ़िया मैं आपको निकाल करके डाल रहा हूं रोज एक। आप रोज देखिए ना, बड़ी मुश्किल दुर्लभ से मिलते हैं ये विश्व गुरु के जो हमें वीडियो मिलते हैं, बड़े दुर्लभ है ये वीडियो। तो ये लेकर के चला रहा हूं। तो आपने जवाब कोई भी संतुष्ट मुझे नहीं दिया। G18 से पूछ लीजिए। मैं संतुष्ट आप नहीं है, संतुष्ट आप नहीं है, और संतुष्ट विपक्ष को संतुष्ट करना तो मुझे लग रहा है कि पिछले 9 सालों में एक बार भी संतुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अनुराग भदौरिया इस वक्त बहुत गुस्से में है। आप संतुष्ट हैं? पेट्रोल डीजल 100 रुपए के ऊपर हो गया। सर मैं पत्रकार हूं, और पत्रकार जो है वो डिबेट करा सकता है। ये डिबेट मैं कराती रहती हूँ, अन्यथा आप उस डिबेट में अगर ना हो तो मैं माफी चाहूंगी, पार्टी से कहूंगी कि आपको हर बार भेजा करें। लेकिन इस वक्त पारा चढ़ रहा है अनुराग भदौरिया जी का। अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे है। मैं पूछना चाहती हूं कि आप जितना मॉडल आपको बनाना है बनाइए, आपकी स्वतंत्रता है। जैसे भी कोalition बनाना है, यूनिटी करना है, जरूर करिए। पर क्या ये सही है कि जो सरकारी लोग हैं जो काम कर चुके हैं पिछले महीने, उन्हें 15 तारीख तक अपनी तनख्वाह भी ना मिले? क्या ये सही है? क्या ये एक्सेप्टेबल है? मैं मानती हूं आप अगर कहते हैं तो चलिए बीजेपी ने 9 साल में कुछ नहीं किया, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, चलिए ये भी मान लेते हैं। लेकिन 15 दिन आपको सैलरी देने के लिए नहीं पूरा पड़ रहा अपना राजकोष, क्या ये सही है? क्या ये एक्सेप्टेबल है? पहले भारतीय जनता पार्टी रोजगार तो दे, नौकरियां तो दे। जो यूथ इंतजार कर रहा है, जिसके उन्होंने वादे किए थे, वो तो पूरा करे कम से कम भारतीय जनता पार्टी। यहाँ तो आदमी नौकरी का इंतजार कर रहा है, आप सैलरी की बात कर रही हैं। जिनको मिली है नौकरी, तो अभी देखिए बीजेपी के प्रवक्ता 1970 की, सुन तो लीजिए, मैं बात कर लूं पूरी। 1970 की बात याद है? 1970 में क्या हुआ था? 1970 के वादे अगर किसी ने किए थे आपको याद है, और 2014 में जो आपने वादे किए थे वो भूल गए आप। तो आपकी बड़ी मेमोरी फास्ट है, लेकिन शॉर्ट मेमोरी जो आपकी होती है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, उसमें सुधार की जरूरत है। आपने 2014 में जो वादे किए थे, जैसे हमारे साथी अभी कह रहे थे आजाद साहब, किस तरह से आप लेके घूम रहे थे सिलेंडर अपने सर पे उठा के सभी लोग। आप रुपया कह रहे थे, रुपया एकदम पतला हो गया है, सूख गया है। अभी तो रुपया कहां गया? अब पतला से भी क्या एकदम पतला हो गया, अब तो 82 रुपए पे डॉलर के मुकाबले पहुंच गया। तो आप नहीं बोल रहे हैं उसके ऊपर में। जब आप प्रचार कर रहे थे तो आप कह रहे थे क्या कि मेरी सरकार आएगी, तो आप ऐसे तो नहीं कहते थे कि बिहार में ये होगा, पश्चिम बंगाल में ये होगा, उत्तर प्रदेश में ऐसे होंगे, हिमाचल में ऐसा होगा, गुजरात में वैसा होगा। तब तो नहीं कह रहे थे। तब तो आप कह रहे थे संपूर्ण भारत का विकास होगा, सबको रोजगार मिलेगा, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा। अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि इसी स्टेट में 3 रुपया बढ़ा दिया। अरे भैया, सरकार आपकी है, वादे आपने किए थे, आप सस्ता कीजिए डीजल। यहां पे डीजल पेट्रोल 100 के पार चला गया। आप 60 रुपए पे 40 रुपए पे रखने वाले थे। अगर 40 रुपए आपने किया होता सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो कितना भी 4-5 रुपए अगर स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाती तब भी 46 रुपए में होता। लेकिन आपने क्यों इतने दाम बढ़ाए हुए हैं? तो आपको जब बात की जाती है, आप संपूर्ण भारत की बात कीजिए, तो आप स्टेज वाइज बात करते हो। देखो राजस्थान में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, तो आप ऐसी बातें क्यों करते हो? आप तो पूरे देश को एक नजर से देखना है ना, पूरे राष्ट्र की बात करनी ना, पूरे राष्ट्र के हर युवाओं की बात करनी है। वो तो आपको भी करनी चाहिए अनुराग भदौरिया जी, पूरे देश की बात आपको भी करनी चाहिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं। तो मैं आपसे पूछ रही हूं, हिमाचल प्रदेश में 8,000 लोगों को पेंशन नहीं मिली, 15,000 सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। क्या यह सही है? 6 महीने की पहले की सरकार है, आप भी अपनी शॉर्ट मेमोरी पे थोड़ा सा जोर डालिए। इसके पहले सुन तो लीजिए, बता रहा हूं। ये बताइए, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी तो सरकार बदली है, कुछ दिनों से वहां पे कांग्रेस की सरकार आई है। इतनी जल्दी पेट में मरोड़ होने लगी भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, मरोड़ आप तो ओल्ड पेंशन मरोड़ और किसी को हो ना हो, उन कर्मचारियों और उनके परिवारों को तो जरूर हो रहा है जिन्हें वेतन नहीं मिला और जो शायद अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे। पर सुधांशु त्रिवेदी, मामला बिल्कुल राजनीतिक है, जवाब कोई है नहीं, जवाब कोई है नहीं इस बात का कि वेतन क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन कटाक्ष आप पर है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप जवाब कहां देने दे रहे हो? आप जवाब दे रहे हो। मैं कह रहा हूं कि जैसे ही नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटी, बिहार में नीतीश कुमार खराब हो गए, पीडीपी के साथ सरकार बोलने नहीं देते।
अब बोले तो नाविका जी, मैं बोल रहा होता तो आप मैं सवाल पूछ रहा हूं तो जवाब मिल जाएगा। मैं पूछ रहा हूं कभी भदौरिया जी ने नीतीश कुमार का नाम ले लिया तो मुझे 2 से 2.5 मिनट बोल चुके हैं, आपके ऊपर छोड़ूंगी तो आप प्रोग्राम के अंत तक बोलते रहेंगे, लेकिन आपने सवाल उठाए हैं, सवालों के जवाब सुन लीजिए। आऊंगी दोबारा आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी, अकाली दल के साथ सरकार थी, अकाली दल के साथ खत्म हो गए तो सवाल देखिए, अकाली दल खराब हो गई। इन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया, भदौरिया जब 2023 की बात कर रहे हैं, और जानते हैं कौन सी जो आने वाली तारीख है 23 जून 2023, क्या एकता की बात कर रहे थे और यहां टीवी डिबेट पे ही दिख गया। मतलब तृणमूल कांग्रेस वाले बोल रहे थे तो पेट में मरोड़ समाजवादी पार्टी को होने लगा कि बोलने का मौका दूसरे को ज्यादा कैसे मिला जा रहा है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। तो समझ लीजिए एकता में जब कभी इनको एक दूसरे के साथ मेलजोल अनुराग जी मैं आपका माइक डाउन करूंगी। दर्शक 2 लोगों को एक साथ नहीं सुन सकता क्योंकि वो नेता नहीं है, वो आम दर्शक है, आम सिटीजन है। दोनों लोगों को एक साथ तो नहीं सुन पाएगा। आपका वॉल्यूम नीचे कर रही हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए मैं पुनः वो वाक्य रिपीट कर दूं, चूंकि इन्होंने लगातार डिस्टर्ब किया तो शायद दर्शक न सुन पाए हों कि ये 23 जून 2023 को जो तथा कथित विपक्षी एकता होने वाली है उसकी एक वानगी तो यही डिबेट में दिख गई कि तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा बोलने का टाइम कैसे मिला जा रहा है तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। इसका मतलब समझ लीजिए कि इनके दिल में क्या रहेगा, केवल मोदी जी के प्रति नफरत का मुलम्मा चढ़ाकर दिखने वाली विपक्षी एकता में असली दरार कितनी होगी ये साफ दिख रही है। अब दूसरा एक फैक्ट बोलना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि उस जमाने में सब्सिडी मिलती थी, तो मैं दोनों में से पूछूं क्या इनमें से कोई डेट बता सकता है जिस दिन अब सब्सिडी मिलती है या नहीं, और यदि नहीं तो ये डेट कब खत्म हुई और किस आधार पर खत्म हुई। मेरे विचार से अगर मैं इनको बोलने का मौका दूंगा तो ये लोग विषय का उत्तर देने की बजाय आए बाएं बोलने लगेंगे, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं 2014 के बाद सरकार के पास सब्सिडी का कोई अधिकार नहीं है कि वो गैस का सिलेंडर हो या पेट्रोल और डीजल उसका दाम कम कर सके। चूंकि 1 जनवरी 1995 को WTO के साथ जो उस समय की सरकार ने एग्रीमेंट किया उसके लिए डीजल के ऊपर 2010 में खत्म हो गई और पेट्रोल के ऊपर और LPG गैस पे 2014 में खत्म हो गई। अब एक ही तरीका है सरकार के पास कि वो अपने टैक्स में कटौती करे। केंद्र सरकार ने और भाजपा की राज्य सरकारों ने 6 महीने के अंदर 2 बार पेट्रोल डीजल और गैस के ऊपर अपने टैक्स में कटौती की। लेकिन सुधांशु जी यहां मैं आपको रोकूंगी, सुधांशु जी यहां मैं आपको रोकूंगी क्योंकि कई बार जब चुनाव आ रहे होते हैं तो कोई इशारा तो होता है, आपके पास इख्तियार कोई नहीं होगा पर एक इशारा होता है कि 2 महीने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने बंद हो जाते हैं। ये कौन सा इशारा है, ये कौन सा फॉर्मूला है, इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। चुनाव के वक्त तो ये आपको बहाना मिल जाता है कि शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो समय लगा रही हैं डिसीजन करने में, लेकिन अल्टीमेटली तो ये सारा कुछ राजनीतिक है ना। रवि श्रीवास्तव जी, क्या ऐसा आपने नहीं देखा है कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने बंद हो जाते हैं जब चुनाव आ रहा होता है? और क्या ये तू मैं के बीच में क्या कोई सार्थक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल देश के सामने रखा जाएगा कि यहां सिर्फ आपने ऐसा किया था 2014 से लेकर अब तक, अब हम ऐसा कर रहे हैं तो पेट में मरोड़ क्यों है? क्या यही हमारे देश में राजनीति रह जाएगी? देखिए, मुझे और सवालों के जवाब देने थे मगर आपने पहला सवाल यही पूछ लिया तो बता देता हूं, क्योंकि मेरी तो सारी जिंदगी ऑयल और गैस के सेक्टर में निकली है। देखिए, ये सरकार की खुली लूट है क्योंकि इतना एक्साइज ड्यूटी इन्होंने लगा रखा है जो पहले यूपीए के समय में नहीं थी। पूरे वर्ल्ड में क्रूड के दाम आधे हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद रशिया से एकदम सस्ता क्रूड खरीदने के बावजूद सरकार उसके ऊपर मुनाफाखोरी कर रही है। इनके पास पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनाव के समय 6 महीने इन्होंने प्राइजेस जो है वो रोक दी है और नाम रखा था उसका इन्होंने मार्केट डिटरमाइंड प्राइस मैकेनिज्म। सरकार तय करेगी तो देश मार्केट तय करेगी पेट्रोल डीजल के क्या दाम रहे। वो हो गया मिनिस्टर डिटरमाइंड प्राइस मैकेनिज्म। मंत्री जी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं तो 3 ऑयल कंपनी बैठी हैं, तीनों एक ही रेट पे क्यों बेचती हैं?
क्योंकि सबके मुनाफे अलग है, सबके कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग है, सबके कॉस्ट ऑफ परचेज DRM अलग है, तो फिर एक ही भाव पे कैसे बेचती है? ये सब गणित मुझे मत बताइए। मुझे पेट्रोल डीजल के बारे में अच्छी तरह से मालूम है कि आप जनता को भोला लूट रहे हैं और आपने इसके ऊपर 12 लाख करोड़ रुपया जो है वो देश की जनता से लूटा है। अभी वो जाने दीजिए, मैं उस विषय पे आगे नहीं बोलूंगा, ये सवाल था इसलिए जवाब दे रहा हूं। देखिए, जिस चीज को आप फ्रीबी कहते हैं नाविका जी, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देश की जनता को मुफ्तखोर मत बोलिए। जनता सब याद रखती है। जनता को चाहिए कि हमें सही सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बस ट्रेवल, वीमेन सेफ्टी, हमें ये सब चीजें चाहिए और ये हमें मिलनी चाहिए। तो ये इसका रास्ता अगर किसी ने दिखाया है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने दिखाया है। जिन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रहे, वो क्या मंगल ग्रह से आए हैं? वो क्या मंगल ग्रह से आए हैं? रजत सेठी जी, सबको सब कुछ मिलना चाहिए, मैं भी मानती हूं, लेकिन जिनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं उनके बारे में एक भी किसी के पास शब्द नहीं है कहने के लिए। विडंबना नहीं है क्या? वो जनता नहीं है? नहीं, ये जितने भी विपक्षी नेता बैठे हैं यहाँ पर, कितनी गैर जिम्मेदारी पूर्वक इनका रवैया रहा है। किसी एक ने एक बात भी नहीं बोली उन परिवारों के लिए जो कि सैलरी के वेट कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से। इनको मनमोहन सिंह जी से सीखना चाहिए। वो एक ही चीज बोलते थे, पेड़ पर पैसे नहीं लगते हैं। अर्थव्यवस्था चलाना मजाक का काम नहीं है। आप कैंपेन कर सकते हैं पोइट्री में, गवर्नेंस प्रोज का काम है, सीरियस काम है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो तो वही वाला हिसाब हो गया, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। गवर्न करना नहीं आता है, दुनिया भर के बहाने ढूंढ लो। 15 लाख से बात कर रहे हैं वो शुरू होकर, और कहां कहां पे चीजें जा रही हैं। बात है फिस्कल प्रूडेंस की, बात है यहाँ पर टेक्निकलिटी की। टेक्निकलिटी के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है। आप आरबीआई की अभी रीसेंट रिपोर्ट देखिए, मैं अभी रीसेंट रिपोर्ट ही देख रहा था। 4-5 बड़े प्रदेश हैं जिसके बारे में टॉप पे बोला है पब्लिक डेट जिसका सबसे ज्यादा है, सबसे नंबर 1 पर पंजाब है। अब पंजाब की आप सरकार को देखिए, मैं आपके सारे जितने भी दर्शक हैं उनको एक चुनौती देता हूं, आप गूगल पे जाइए, किसी भी वेबसाइट को खोलिए, सबसे पहले उसमें आता है पंजाब की मुख्यमंत्री का एडवर्टाइजमेंट। कहां से पैसा आ रहा है? 50% है डेट की रेट, डेट टू जीडीपी का रेशियो, फिर भी रोज ऐड देते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना नहीं है तो और क्या चीज है? उसके बाद आप आइए, राजस्थान नंबर 2 पे आता है आरबीआई रिपोर्ट के हिसाब से। राजस्थान के मुख्यमंत्री एक इंटरव्यू में अभी मैं देख रहा था, उन्होंने बोला कि मैंने बिजली मुफ्त कर दी, 200 यूनिट ऐसा कुछ उन्होंने मुफ्त किया है। उनसे बोला गया कि वहां पे डिस्कॉम्स की हालत खराब है, तो कहते हैं वो तो आजादी के समय से ही खराब है, 5 साल और खराब रहेंगी तो क्या फर्क पड़ता है। ये देश के नेता हैं और ये बहुत सीनियर लीडर्स हैं जो अर्थव्यवस्था को जितनी सीरियसनेस देनी चाहिए वो देते ही नहीं है। आप तमिलनाडु तक चले जाइए, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक तो आप लोगों को कुछ आता नहीं है, टेक्निकलिटी सुनने की भी क्षमता नहीं है आपके अंदर। आप तो सुनिए, मैं डेटा दे रहा हूं आपको, मैं आपको रेवेन्यू रिसीट्स बताता हूं, किस प्रदेश की माली हालत है। क्या सवाल है? सबसे नंबर 1 प्रदेश क्या सवाल है? राज्य सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, आप देखते चले जाइए ना, आपको कहीं दूर नहीं जाना है। आरबीआई की रिपोर्ट खोल के पढ़नी है आपको, आपको अंदाजा लगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब इस बात का चाहिए कि अगर सब्सिडी नहीं दे रहे तो वो राज्य भी तो सरप्लस में नहीं है, तो बाकी लोग घाटे पे चल रहे हैं, तो क्या तकलीफ है आपको? जवाब दीजिए ना। ये तो बात और अच्छी कही रवि श्रीवास्तव जी ने, कहा कि वो तो पेट्रोल डीजल के जानकार हैं, और उसके बाद कैसा विचित्र सवाल आपने किया। पहली बात तो आपके मुंह से एक बार नहीं निकला कि अब न पेट्रोल पे सब्सिडी दी जा सकती, न डीजल पे, न एलपीजी के। अगर कोई पेट्रोलियम विषय का जानकार यह वाक्य बोले ही नहीं तो उसकी सत्यनिष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही, मान्यवर, अगर जहां पर नहीं दिया जा रहा है सब्सिडी, वहां भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप सोचिए कि जो लोग सब्सिडी देंगे वो स्थिति किस इसमें आ जाएगी। यानी स्थिति ये हो गई कि अगर कोई व्यक्ति उधार नहीं ले रहा है, इसके बावजूद उसका घर घाटे में चल रहा है, उसके बावजूद उधार लेगा तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी, आप समझ लीजिए। इसीलिए आज नहीं, हजारों सालों से ये कहा गया है। अब देखिए, बीच में डिस्टर्ब करने लगे मान्यवर, अपने टर्म पे बोलिए, दर्शकों के साथ न्याय हो। देखिए, जानते हैं आज नहीं, हजारों साल से एक कहावत है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो या वही कहा तो जाता कुटुंब उतनी समाज चादर भड़का दीजिए फैलाइए, लोगों को ना। उतने पांव अरे भाई, पसारिए कुटुंब जितनी समाज चादर भड़का हो। दीजिए परंतु लोगों यहाँ को। पर स्थिति बिजली बिल्कुल के इसकी ऊपर अलग है। सब्सिडी, और मैं पानी पर बिल्कुल सही किसकी जेब काट कर देंगे रवि श्रीवास्तव जी, यही मैं पूछना चाहती हूँ। कीर्ति आजाद साहब बहुत सुलझे हुए आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, तो कीर्ति आजाद साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की, किसी भी राज्य ने अपना वैट कम क्यों नहीं किया? आपको तो बहुत चिंता है लोगों की, क्यों वैट नहीं कम करते? स्टेट का कोई टैक्स नहीं कम होता, सेंटर का चाहे हो जाए। आपको मालूम है नविका जी, जो इन्होंने एक बार कम किया था पेट्रोल डीजल का दाम 2 रुपए और 3 रुपए करके, वह जो वो सेस जो जाता है ना स्टेट गवर्नमेंट को, वो वाला था। ये आपने कहा कि पूरा सेंटर ने अपनी तरफ से कर दिया था, ऐसी बात नहीं थी। आपको पता होना चाहिए मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में जो कच्चे तेल का बैरल था, क्रूड ऑयल का, वो $140 प्रति बैरल था। सुधांशु जी मुझे अगर मैं गलत हूं तो सही करेंगे। और जब हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए तो उस समय $45 प्रति बैरल था। और हमें यह कहा गया था कि इनके समय में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं दाम, क्योंकि जब $140 का बैरल था और जब इनके समय में $40 का बैरल हुआ, 100 गिरा ऐसे $100, तो कम नहीं हुआ, वो 60 से सेंचुरी बनाते हुए चला गया। तो आप मुझे 50 रुपए बढ़ा दीजिए और 2 रुपए कम कर दिए और कहिए कि साहब मैंने कम कर दिया, तो कैसी बातें करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता। कोई मुहावरा भी इस समय याद नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। मुझे तो शर्म आती है जब कोई इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि 2 रुपए कम किए। क्या चीज के 2 रुपए? 50 रुपए बढ़ा दिए, 2 रुपए कम कर दिए, कौन सा इसमें बहुत बड़ा भाला मार दिया? सुधांशु जी, और मनमोहन सिंह जी के समय थी ना $140 प्रति बैरल और $40 प्रति इनके समय थे। कम नीचे नहीं, 6 महीने तक आप पेट्रोल नहीं आप करते, आप पेट्रोल आप इलेक्शन के पहले आप नहीं करते। ऑयल के दाम $140 पर बैरल गए थे, उस वक्त कितना रेट था देश के अंदर? चलिए जवाब दे रहे हैं सुधांशु जी, जवाब दे रहे हैं। मैं दोनों बात कर रहा हूं। सुधांशु जी दोनों का जवाब दे रहे हैं, दर्शकों को ये सब कुछ समझ में आ सके। जी सुधांशु, दोनों का जवाब देता हूं ताकि दर्शकों को ढंग से समझ में आ सके। मैंने पुनः बोला कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो सरकार के पास सब्सिडी देकर मूल्य नियंत्रण करने का अधिकार था, जो कि कांग्रेस सरकार की नीति के चलते ही 2014 में समाप्त हो गया। अब ओपन मार्केट है। जैसे नाविका जी ने आज आपको टीवी पर बुलाया है, इस पे सरकार कोई नियंत्रण नहीं कर सकती है। जब दूरदर्शन था और वह सरकारी था और अकेला दूरदर्शन था, तब सरकार यह तय कर सकती थी कि डिबेट में किसको बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा। परंतु आज ओपन मार्केट है तो किसी के साथ भी किया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इतनी छोटी सी बात अगर किसी को समझ में नहीं आती है कि जब ओपन इकोनॉमी हो गई है तो इस कारण से सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं। मैं मार्केट से किसी को उठाकर नहीं लाई हूं सुधांशु जी, थोड़ी ज्यादती कर दी आपने। मैं मार्केट से किसी को उठाकर नहीं लाई हूं, सब सम्मानित हैं। पर हाँ, ये बात जरूर है कि डेमोक्रेसी जिंदा है, सब आते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन मार्केट से नहीं उठाकर लाई मैं किसी को। मैं इतना कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं सवाल पब्लिक का भी ले रही हूँ। नाविका जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मार्केट का मतलब कहा? नाविका जी मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जिसको चाहे बुलाया जा सकता है। नाविका जी मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, प्लीज। बिल्कुल। तहसीन पूनावाला जी, आप ही के लिए सवाल है पब्लिक का। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है। कांग्रेस तो असल विकास, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करती थी, लेकिन अब क्या सत्ता पाने के लिए शॉर्टकट, मुफ्त की रेवड़ी देने पर तुली है? ये पूछ रही है पब्लिक। नाविका जी मैं पुनः एक बार आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये बात रेवड़ी, आप गरीबों का अपमान करना, आप नहीं, मतलब जो दर्शक है या जो भाजपा के समर्थक बंद कीजिए। भारत एक वेलफेयर स्टेट है। नेहरू जी ट्विस्ट विद डेस्टिनी में कहते कि हमारी आजादी का मतलब है हर आंख से आंसू पोंछना। प्लीज इन शब्दों का हम प्रयोग ना करें। मैं कुछ इंपॉर्टेंट और डेटा बेस्ड बात करना चाहता हूँ। 2 चीज में आपसे अनुमति लेता हूँ। मैं सुधांशु जी से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। अब ओपन मार्केट बेस्ड प्राइस मैकेनिज्म चल रहा है, बिल्कुल सही। तो कीर्ति साहब ने कहा कि जब $0 हुआ था कोविड के समय, तब आपने कम क्यों नहीं किया? टाइम्स नाउ की ब्रेकिंग रिपोर्ट में वही गूगल कर रहा था, जब कोविड के समय
$0 हो गया था आपने प्राइस बढ़ाया था, तब अगर ओपन मैकेनिज्म था तब आपने इसको क्यों कम नहीं किया? दूसरी चीज, क्योंकि आपके पैनल पे किसी ने कहा कोई डेटा पढ़ते नहीं आता, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के डॉक्यूमेंट से इस बार बजट के समय का कि भारत केंद्र सरकार का एक्सटर्नल डेट और लायबिलिटीज आज की तारीख में 156 लाख करोड़ है, 57.3% ऑफ आवर जीडीपी। 50% पे आप एक स्टेट पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे, वो आपका अधिकार है, 57% तो भारत का है। और आप जानते हैं हमारा सीएडी, भारत सरकार क्या जुगाड़ करता है सीएडी में वो पीएसयूज को नहीं गिनता, इसलिए वो सीएडी को 4.5% से नीचे रखा है, वरना आपका एक्चुअल सीएडी 8% के ऊपर है। तो कहां की सरकार जुगाड़ करती है? जो मैंने स्पष्ट सवाल पूछा, अगर ओपन मैकेनिज्म आपने कोविड के समय जीरो क्यों नहीं किया जब $0 हो गया था? कमिंग टू दैट क्वेश्चन, सवाल और भी है। कमलेश गुप्ता का दिल्ली से सवाल है। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए में 15 पैसा पहुंचता है, तो 85% गायब करने वाले 100% सुविधा कैसे देंगे? ये भी सवाल है। इसमें सवाल कम और कमेंट ज्यादा है। सुलोचना भटेजा का इंदौर से सवाल है, क्या वोट के लालच में फ्री बिजली पानी से देश में महंगाई और बेरोजगारी और नहीं बढ़ेगी? अनुराग भदौरिया जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि नाविका जी, इस देश के अंदर में जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव में रहते हैं, दूर दराज, जिनके पास पैसे नहीं है, तो बिजली का बिल कहां से देंगे? अगर उसको मुफ्त में बिजली नहीं देंगे तो बच्चे उनके आईपीएस आईएएस कैसे बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? आप क्या चाहते हो कि उनको कोई मदद ना हो? ये मदद उनके लिए होती है जो उनके पास वो सुविधाएं नहीं है। तभी हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। समाज में सबको इक्वल लाना है, एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ चुके। और सुधांशु जी जो बात कर रहे थे, सुधांशु सुन लीजिए, नून तेल आटा चावल दाल, ये आम आदमी की जरूरतें हैं, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करते हो। आप ये जो डाटा लिए घूमते रहते हो, डाटा वाटा से कुछ नहीं होगा जब तक आप आटा पे बात नहीं करोगे। ये डाटा से जनता का पेट नहीं भरने वाला है। ये जो आप इस तरह के डाटा लेके आते हो, पूछिए दाल का भाव क्या है, पूछिए चावल का भाव क्या है, पूछिए वहां आलू क्या भाव बिकता है, पूछिए वहां पे किस तरह से सब्जियां महंगी है, किस तरह से रोजमर्रा की जो उनको जो जरूरत है कि चीजें खरीदनी हो कितनी महंगी है। आप इस पे बात करते हो क्या? बैठ के यहाँ पे बातें करने लग जाते हो? कभी सोचते हो कि जो मिडिल क्लास का या जिसके पास रोजगार नहीं आप दे पाए, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो किसान है जिसकी फसल नुकसान हो जाती है, परिवार बेचारे रोते हैं कि कैसे उनका खाना पीना चलेगा, कैसे बच्चों की फीस बढ़ी जाएगी। इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करना चाहते आप? उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हो आप? ये चिंता का विषय है। और जहां तक नाविका जी आपने सवाल पूछा है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, सामाजिक न्याय की। जो लोग परेशान है समाज के अंदर में, जिन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो मुझे आप दिल पर हाथ रख के कहिए, दिल पर हाथ रख के बताइए कि जो सरकारी कर्मचारी 15,000 सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, उनके लिए एक भी आंसू आपके पास है? 8,000 लोगों को जो पेंशन नहीं मिली, उनके लिए एक भी आंसू है? हाँ या ना? सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी दिल पे हाथ रख के बोले केंद्र में उनकी सरकार है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिनको सैलरी नहीं मिलती उनको सैलरी पहुंचाए? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, आप बांटिए मत, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति की अगर सैलरी नहीं, इस पर आपके पास एक भी टिप्पणी नहीं है। और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। नहीं, केंद्र सरकार बिल्कुल जिम्मेदारी से नहीं भागनी चाहिए और उन्हें भागने देना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप बताइए, क्या कांग्रेस की सरकार जिम्मेदारी से भाग सकती है? वेतन भी ना देगी? कीर्तिजा आजाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वेतन ना देना सरकारी कर्मचारियों को और ओल्ड पेंशनर्स को ना मिलना, क्या इस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे 9 साल पहले किए गए वादों के साथ होनी चाहिए। जो 9 साल पहले वादे किए गए, जैसे उनकी अकाउंटेबिलिटी है, वैसे ही आज इसकी अकाउंटेबिलिटी है। दूसरी, मैं सुधांशु जी को सुन रहा था जब उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल डीजल को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब आपकी कंपनी ने, जितनी ये 3 ऑयल कंपनियां, इन्होंने करोड़ों रुपए का काला धन इकट्ठा किया है। और वो करोड़ों रुपए का काला धन कहा गया, उनके ऊपर ईडी क्यों नहीं लगवाते आप? जब $0 हुआ था, जब कह रहे थे भैया ले जाओ फ्री में क्रूड ऑयल, जब आप फ्री भर के ला रहे थे, टनों टन कितना लेकर सुधांशु जी, 30 सेकंड का समय है, और मैं क्या 30 सेकंड का समय मेरे पास, जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। एक मिनट नाविका जी, एक मिनट, मेरे पास समय कम है। कीर्तिजा आजाद साहब, मेरे पास समय कम है। सुधांशु जी के जवाब का समय बस 56 इंच की छाती सिकुड़ गई। देखिए, आज भाई कीर्ति आजाद जी ने और रवि श्रीवास्तव जी ने बचकाने तक की इंतहा कर दी। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, बिल्कुल सच है, $0 पे कब आया था?
देखिए शब्दों का सही चयन करें, बचकाना ये सब ना बोले। कोई पेट्रोल डीजल भरवा ही नहीं रहा था, मैं भी बोल दूंगा, अन्यथा किसी चीज की कीमत जीरो हो सकती है क्या? शब्द इस्तेमाल न करें आप। इतना वाहियात और बचकाना तर्क इसलिए एक ही लाइन कहूंगा, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता। सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला, ऐसा बचकाना तर्क देने लगते हैं। भाषा की मर्यादा रखिए। उस जमाने में लॉकडाउन था, अब उस समय कीमत घटाइए या बढ़ाइए, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मर्यादा रखिए आप। अरे भाई अगर 40 रुपए डॉलर बैरल था तब मर्यादा बहुत साफ तो कहा ना, सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। फिर तो, नहीं जीरो किसी की कॉस्ट हो सकती है क्या? ये बचकानी बात नहीं है। अगर हुई तो किस परिस्थिति में थी? और नरेंद्र मोदी के समय 40 रुपए प्रति बैरल था भाई साहब, तो उस समय क्या कॉस्ट कहीं पर जो खर्चा हुआ फ्री वैक्सीन का कहीं पर जोड़ लीजिए, जो सबको राशन मिला। लेकिन ये राजनीति है, जो दिखता है उसे भी कोई नहीं देखना चाहता, जो पूछता है उस पर भी कोई जवाब नहीं आता। लेकिन जनता की सेवा में सब हैं, और जिस जनता को तनख्वाह ना मिले उस पर शब्द कम है। ये कौन सी राजनीति है? और क्या यही राजनीति हम देखने वाले हैं अगले कुछ महीने, जब तक 2024 का चुनाव आता है? मुद्दों की राजनीति में किसका मॉडल बेहतर होगा, इस पर चर्चा नहीं है। चर्चा सिर्फ इस बात पर है कि नेहरू के जमाने में क्या हुआ था, 9 साल पहले क्या हुआ था। आज की बात किससे करें? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज बस इस डिबेट में इतना ही। अब आपको बताती हूं कि देखेगा नवभारत जीतेगा भारत शो के पिछले विजेता कौन है। 13 जून के विजेताओं के नाम आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुश्ताक हुसैन राजस्थान से, विनीता सिंह राजस्थान से, यतीश मोहन सिंह यूपी से। आप सबको बहुत बहुत बधाई, ये इनाम आपने जीते। आप भी जरूर देखते रहिएगा सारे दिन टाइम्स नाउ नवभारत पर।